तो आपका इंतजार खत्म हुआ। जिस विषय का हम लोगों ने वादा किया था आपसे, उस विषय की शुरुआत आज हो रही है मेरे दोस्त, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मैं इस विषय की मार्मिकता और महत्व को बताऊं तो भारत के हर एक नागरिक को ये विषय पढ़ना चाहिए। केवल प्रतियोगी छात्र के लिए तो ये अहम हो ही जाता है, पर एक भारतीय कुशल भारतीय नागरिक और जानकार भारतीय नागरिक बनना है तो आपको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए? संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और उसमें विशेष तौर पर भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्यों दोस्त? कई बार ऐसा होता है हम अपने अधिकार के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। बहरहाल जब से सोशल मीडिया आ गया है तब से यह देखने को बार बार मिल रहा है कि जो छोटे दबे और कुचले वर्ग थे कहीं न कहीं वो भी आगे आ रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारे संविधान में सबको बराबर का दर्जा दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके घर पर अचानक पुलिस आ गई और आप भागने लगते हो, कई बार कोई प्रशासनिक अधिकारी आ गए आपसे पूछताछ करने लगते हैं, आपके पसीने छूटने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कागजी कार्रवाई होती है, कुछ कागज आपसे मांगे जाते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आप जानकारी नहीं दे पाते, आप बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल डरना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई आप पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि पब्लिक एड, लोक प्रशासन एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पब्लिक एड बताता है कि सिद्धांत में सबका मालिक कौन है? जनता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का सिद्धांत कहता है। मैं उनके लिए चीज़ें बता रहा हूं जो पहली बार पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहिए इसको। क्यों? इसके संदर्भ में आप समझो। तो पब्लिक एड यानी लोक प्रशासन का सिद्धांत एक पक्ष और दूसरा व्यवहार। हर विषय वस्तु के दो पक्ष होते हैं, पहला सिद्धांत और दूसरा व्यवहार। सिद्धांत में पब्लिक एड कहता है सबसे शीर्ष पर कौन होता है? जनता। और जनता के कार्यों को करने के लिए कौन सा व्यक्ति होता है? जिसे हम लोग एमपी और एमएलए कहते हैं। जनता राजा होती है और जनता का नौकर कौन होता है? तो ये शब्द सही नहीं है लेकिन इसको प्रयोग किया जा सकता है कि जनता का नौकर कहा जा सकता है किसको? एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक को। ये पब्लिक एड का सैद्धांतिक पक्ष है और कहते हैं एमपी और एमएलए का नौकर या इनके नीचे जो काम करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं डीएम, व आप जो एसपी बोलते हैं। ये सब सबसे राजा कौन होता है? देख रहे हो, राजा के पास समय नहीं है दिल्ली जाने को, एक अपना आदमी भेज दिया कि जाओ तुम मेरे लिए विधान बनाओ, और इनके मदद के लिए ये होते हैं। तो कह सकते हैं जनता का नौकर एमपी एमएलए और एमपी एमएलए का नौकर कौन? डीएम एसपी। तो इस तरह से कह सकते हैं जनता क्या है? मालिक। किस पक्ष में? सिद्धांत में। हम लोग सिद्धांत में कहाँ जीते? हम तो जीते किस में हैं? व्यवहार में। और व्यवहार स्वरूप कहता है कि सबसे शीर्ष पर कौन है? एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए सबसे शीर्ष पर है। इनके नीचे कौन है? तो इनके नीचे इनका जो इनकी मदद के लिए कार्य करते हैं डीएम और एसपी, और उनके नीचे कौन है? जनता। तो ये देखो, जो मालिक थे वो कहाँ बन गए? नौकर के नौकर हो चुके हैं। ये व्यवहारिक पक्ष है और ये सैद्धांतिक पक्ष है। तो इसलिए इस विषय की मार्मिकता बढ़ती है और महत्व रखता है कि आप इस विषय को पढ़िए ताकि आप अपने स्थान को जान पाइए कि आप कहाँ पर हो और आपको कैसे इस समाज में, इस क्षेत्र में रहना है। इसी के लिए इस विषय बहुत ही अहम और महत्व हो जाता है इस विषय का, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। मित्र, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में। राज्य क्या है और व्यवस्था क्या है? राज्य का मतलब यहाँ देश से है। राज्य का मतलब क्या है? देश। और व्यवस्था का मतलब शासन, यानी देश की व्यवस्था कौन चलाती है? सरकारें हमारी चलाती हैं, अलग अलग स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सरकार। इन राज्य व्यवस्था की सबसे पहली व्याख्या जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो किसकी? राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था से पहले हम बताएं कि एक शब्द आप सुनते हैं पॉलिटिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं राजनीति। तो इसी राजनीति, पॉलिटिक्स, और एक शब्द इसी का एक स्वरूप था पॉलिटी। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटी से मिलकर एक शब्द निकल रहा है जिसका नाम है पॉलिस। क्या है? पॉलिस।
ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक वर्ड का। किस वर्ड का है शब्द? ग्रीक वर्ड या यूनानी भाषा का शब्द है पॉलिस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। क्या होता है मित्र? नगर राज्य। और इस नगर राज्य या इसे शहर राज्य कहते हैं। इसकी पहली बार जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ हो रही है मेरे दोस्त? यूनान में। तो यूनान के छोटे छोटे शहरों को क्या कहते थे? नगर राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर राज्य कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमें जो दे रहा है इस नगर राज्य की पहली बार, वो जानकारी कौन दे रहा है? अरस्तु। कौन देता है? अरस्तु। इसीलिए हम लोग अरस्तु को क्या कहते हैं? पिता माना जाता है। किसका? पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और जूलॉजी का भी पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। जूलॉजी का भी पिता कहा जाता है। इस तरह इसने 400 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। किसने? अरस्तु ने। और इस नगर राज्य की जिसकी शुरुआत कहाँ हुई? यूनान में। बिल्कुल बेसिक से समझना। अभी हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटी से एक शब्द निकला जिसका नाम है पॉलिस। पॉलिस ग्रीक वर्ड का शब्द है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। और नगर राज्य की शुरुआत कहाँ हुई? यूनान प्रांत में। यूनान प्रांत कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप का एक प्रांत था जिसे नाम था यूनान प्रांत। तो वहाँ के शहरों को क्या बोला जाता था? नगर राज्य बोला जाता था। और इसका जिक्र अरस्तु ने किया था। लेकिन इसका आधुनिक रूप, जो आधुनिक प्रयोग किया है, वर्तमान यानी कहे हम लोग आधुनिक या वर्तमान प्रयोग, तो इस नगर राज्य का आधुनिक प्रयोग किसने किया है? तो उनका नाम है मैकियावेली। क्या नाम है मेरे दोस्त? मैकियावेली। और इस मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का भी जनक कहते हैं। और आधुनिक नगर राज्य का जनक किसे कहते हैं? मैकियावेली को। और मैकियावेली ने किताब लिखा था द प्रिंस। इनकी बुक बड़ी बेहतर महत्वपूर्ण इनकी बुक है। वो बुक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस लिखा था किसने? तो मैकियावेली ने। और इसे आधुनिक नगर राज्य का या नगर का या राज्य का क्या माना जाता है? पिता भी माना जाता है। अब ये सवाल है कि राज्य किसे कहते हैं, इसकी हम लोगों ने शुरुआत पढ़ लिया कि किस तरह से पॉलिटिक्स और पॉलिटी से कौन सा शब्द निकला? पॉलिस, जिससे नगर राज्य आ रहा है। नगर राज्य सबसे पहले कहाँ से आ रहा है? यूनान से। अरस्तु, जिसे हम लोग राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। इसके अलावा इसने 400 से अधिक ग्रंथों की रचना की। आधुनिक प्रयोग इसका किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। और इसका भारत में, इस नगर राज्य का अगर मेरे दोस्त भारत में बात करें तो मैकियावेली से पहले इस नगर राज्य का भारत में उल्लेख किसने किया है? तो इस नगर राज्य का भारत में उल्लेख किया है मेरे दोस्त किसने? चाणक्य या विष्णुगुप्त ने। चाणक्य या विष्णुगुप्त, या आप जिसे कौटिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने किया था भारत में। इसीलिए इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, यहां तक आप बातें बिल्कुल समझ पाए होंगे कि किस तरह से पॉलिस शब्द आया और उसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग कहाँ हुआ, पहला किसने किया, आधुनिक कौन कर रहा है, भारत में किसने किया था। अब यहां से शुरू होता है कि नगर राज्य का उद्भव तो हम लोगों ने यूनान में जान लिया, लेकिन इसका देश में प्रभाव और प्रभुत्व कैसे जाने, तो इसकी व्याख्या मैं आपको अब आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि राज्य व्यवस्था का किस तरह से संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य व्यवस्था का मतलब सिस्टम, यानी राज्य का सिस्टम जो संचालित करेगा वो कौन करती है? सरकार करती है। लेकिन सबसे पहले समझिए राज्य क्या है। तो राज्य के लिए कुल कितने तत्व बताए गए हैं कि कोई राज्य किसे कहा जाएगा, उसके लिए कुल 4 तत्व निर्धारित किए गए। कितने तत्व? 4 तत्व कहे गए कि किसी को राज्य मानने के लिए पहली चीज मेरे मित्र क्या उसके पास होना चाहिए? निश्चित भूभाग होना चाहिए। कैसा भूभाग होना चाहिए? निश्चित भूभाग होना चाहिए, पहला राज्य का पहला तत्व। दूसरा तत्व कि इस निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोग होने चाहिए, जिसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या। पहला तत्व है कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए, जब जमीन हो जाएगी तो हम लोग रहेंगे, जनसंख्या
यानी लोगों के समूह को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहा जाता है। एक ही जाति के लोगों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। और फिर ये जो निश्चित भूभाग पर लोग रह रहे हैं आपस में, कि ये मान लो एक पूरा भूभाग है, इस पर लोग रहना शुरू कर दिए अलग अलग गुट में। अब ये गुट के लोग कहीं ऐसा ना हो कि आपस में भिड़ जाए, एक दूसरे को मारने पीटने लगे, एक दूसरे के भूभाग को अधिकार कर ले। इससे बचने के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए एक व्यक्ति आया जिसे हम लोग कहते हैं सरकार। सरकार, इस सरकार का शुरुआत में कार्य क्या था कि ये जो जनसंख्या निश्चित भूभाग पर रह रही है मेरे दोस्त, इनकी सुरक्षा करना, इनकी रखवाली करना। बदले में ये लोग इनको कुछ टैक्स दिया करते थे, जिसे प्राचीन इतिहास में हम लोग बलि के नाम से जाना जाता था। कहते हैं समय काल स्थिति बीतती गई, और समय काल स्थिति बीतने के बाद क्या हुआ मित्र, कि सरकार ने कहा इन लोगों से कि अगर आप लोग हमको थोड़ा सा पावर दे दें तो हम आपकी सुरक्षा को और बेहतर कर दें, और आप लोग बिल्कुल आराम से अपने कबीले में रह सकते हैं, कोई आ जा नहीं सकता है बिना मेरी इजाज़त के, अगर ये अधिकार आप मुझे देते हैं। लोगों ने कहा बिल्कुल, हमें सुरक्षा बेहतर चाहिए। और सरकार को इन लोगों ने क्या दे दिया? पावर दे दिया। और सरकार को जो इन्होंने पावर दिया उसी को हम लोग कहते हैं संप्रभुता, यानी सॉवरेनिटी, संप्रभुता। यही चार तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं? चार तत्व मेरे दोस्त। पहला निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य क्या है? सर्वोच्च शक्ति। कैसा पावर होना चाहिए? सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति। और ये संप्रभुता कितने रूपों में लागू है? दो रूपों में, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता, यानी कहने का मतलब, अगर ये हमारा देश है और ये हमारी सरकार है, ये क्या है? हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट है, तो हमारी सरकार के पास इतनी शक्ति है कि इस देश में इस कोने से लेकर इस कोने तक, पश्चिम यानी पश्चिमी कोने से लेकर पूर्वी कोने तक, उत्तरी से लेकर दक्षिणी कोने तक जो भी नियम कानून बनाएगा वो बिल्कुल लागू होगा, शाश्वत लागू होगा। उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस देश की सीमा के भीतर रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म, मजहब, संप्रदाय लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहे तो एक देश एक राज्य यह है और दूसरा राज्य यह है, तो हमारी सरकार के पास संप्रभुता कैसी है? सर्वोच्च रूप में प्राप्त है। वो चाहे तो बाह्य देशों से, यानी ये जो दूसरा राज्य है या दूसरा देश है, इससे चाहे तो अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करे, चाहे ना, क्योंकि हमारी सरकार कैसे हो चुकी है? सर्वोच्च शक्तिशाली हो चुकी है। कैसे? मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। अब आइए, मैं यहां आपको स्पष्ट बता रहा हूं। एक तो राज्य आप जान गए, राज्य, और दूसरा मैं प्रांत भी यही बता रहा हूं कि राज्य और प्रांत में क्या अंतर है। देखो, राज्य के लिए कितने तत्व होने चाहिए? तो चार तत्व, पर जिसमें निश्चित भूभाग हो। अब मैं पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश राज्य है कि प्रांत है? तो थोड़ा सा हम लोग बोलचाल की भाषा में यूपी को राज्य कहते हैं, लेकिन यूपी राज्य नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? पॉलिटी के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं है? देखो, उत्तर प्रदेश के पास क्या निश्चित भूभाग है कि नहीं? कहोगे यस सर है, बिल्कुल सही। जनसंख्या है कि नहीं? है। सरकार है, बिल्कुल। लेकिन क्या संप्रभुता उसे पूरा प्राप्त है? जी नहीं, संप्रभुता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश को केवल कैसा पावर है? आंतरिक संप्रभुता है, यानी यूपी सरकार कोई भी नियम कानून केवल अपने प्रदेश के भीतर ही लागू कर सकती है, बाहर नहीं। जैसे कि पता चला एक कानून चलाया था यूपी सरकार ने, एंटी रोमियो। तो जो कपल थे, पता चले कि आप किसी के साथ, किसी लड़की के साथ पार्क में बैठे हैं और ये यूपी है। अब पता चला पुलिस आई और दबोच के लेके गई, दो चार लठ लगाई भी आपको, और पता चला पुलिस को आपने देखा और आप भागे, और भाग कर पता चले आप कहाँ चले गए? बिहार में।
क्या यूपी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? जी नहीं। इसे केवल कानून बनाने का अधिकार, और ये एंटी रोमियो कानून केवल कहाँ लागू है? उत्तर प्रदेश में लागू है। तो इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश क्या है? एक प्रांत है। इनके पास संप्रभुता कैसी है? आंतरिक, बाह्य संप्रभुता नहीं है। तो प्रांत किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, उसे प्रांत कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार, जैसे आपका मध्य प्रदेश, यानी जितने वर्तमान के राज्य हैं जिसे राज्य कहते हैं, ये सभी क्या हैं? प्रांत हैं मेरे दोस्त। अब सवाल ये है कि क्या भारत शुरू से राज्य था? जी नहीं। मैं आपको इसका एक नवीनतम उदाहरण समझाता हूं कि प्रश्न यही है, प्रश्न को ध्यान से समझो आप, तब ताकि आप राज्य और प्रांत का अंतर बिल्कुल समझ जाओ। प्रश्न करते हैं 15 अगस्त, क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था? क्या था यानी क्या था में एक ऑप्शन प्रांत था, यानी पहले क्या था? 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था? यानी भारत के बारे में कहें पहले क्या था और वर्तमान में क्या है, दोनों शब्द यही ध्यान में रखना। यानी 15 अगस्त 1947 के भारत की बात की जा रही है, तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत क्या था? क्या भारत राज्य था? तो आप देखो कि भारत के पास 15 अगस्त 1947 के पहले क्या था? निश्चित भूभाग, जनसंख्या थी, सरकार थी। मेरे दोस्त भूलना नहीं, ये सुप्रीम पावर किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी। यानी भारत राज्य नहीं था, क्या था? प्रांत। मैंने कहा ना जिसमें 3 तत्व हो, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार। यानी 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा भारत क्या हुआ करता था? प्रांत। और 15 अगस्त 1947 के बाद हमें आज़ादी मिल गई और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सर्वोच्च शक्तिशाली हो गए। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद। तो हम लोग क्या बन गए मेरे दोस्त? राज्य बन गए। क्या बन गए? राज्य। तो भारत क्या है? राज्य है। उम्मीद है कि राज्य और प्रांत में अंतर आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो राज्य किसे कहते हैं, प्रांत किसे कहते हैं, भारत राज्य है कि प्रांत, ये अवधारणा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त व्यवस्था और संचालन की। तो अब राज्य में, राज्य मैंने आपको बता दिया राज्य क्या है, और व्यवस्था की बात करें तो राज्य की व्यवस्था का दायित्व किसके ऊपर है? तो राज्य की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कौन संचालित करता है? राज्य, आपको मैंने बता दिया। और राज्य की क्या व्यवस्था यानी सिस्टम, तो राज्य की व्यवस्था जो है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस व्यवस्था को संचालित किया जाता है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। और हमारे देश में कितने स्तरीय सरकार हैं? 3 स्तरीय सरकार हैं। केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार है, राज्य स्तर पर जिसे प्रांत कहते हैं आप, प्रांत स्तर पे प्रांतीय राज्य सरकार बोलचाल की भाषा में रखते हैं, और ग्रामीण स्तर पे कौन सी सरकार है? स्थानीय सरकार है। इसी राज्य की परिभाषा, ये राज्य की व्यवस्था का संचालन कर रही सरकार। जिस राज्य के बारे में मेरे दोस्त मैंने आपको बताया कि 4 तत्व हैं, इसी राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में किया गया है। उसको हम लोग मौलिक अधिकार में ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। अब मैंने आपको राज्य संविधान और राज्य व्यवस्था में राज्य व्यवस्था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जो सीखेंगे दोस्त, वो क्या सीखेंगे? संविधान। हम लोगों को पढ़ना क्या है? संविधान। क्या पढ़ना है? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान। संविधान 2 शब्दों के योग से मिलकर बन रहा है, समयोग विधान। समयोग विधान। सम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो सम का योग तात्पर्य है बराबर, और विधान का मतलब क्या है? कानून या नियम। कानून या नियम। तो संविधान कहता है कानून और नियम के अनुसार सभी लोग क्या हैं? बराबर, कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा संविधान कर रहा है। ये कौन सा पक्ष है? सैद्धांतिक, जो मैंने अभी आपको बताया कुछ समय पहले, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को समझना। तो संविधान में बराबर दर्जा सबको है, किसका? कानून का। यानी कानून की निगाह में सभी बराबर हैं, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं है। और मेरे दोस्त, अगर संविधान की एक छोटी सी परिभाषा को हम लोग बांधने का प्रयास करें तो जानते हो, किसी भी विषय वस्तु को
परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। फिर भी हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, एक छोटी सी सरल और सहज बातों को समझ लें कि ताकि हम लोग बता सकें किसी से कि संविधान क्या है। मोटे तौर पर परिभाषा का तात्पर्य ही होता है किसी विषय वस्तु को बांध देना, उसके छोटे स्वरूप को कर देने को क्या कहते हैं? परिभाषा। यानी कोई आपके बारे में आपके भविष्य को बता दे तो वो आपका विधाता माना जाता है। क्या माना जाता है? विधाता। ऐसे ही परिभाषा का कुछ खेल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संविधान क्या है? तो नियमों और लक्ष्यों के किसी भी देश के, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, किसी भी देश के, अभी मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश के नियमों और लक्ष्यों के, किसी भी देश के शासन के नियमों एवं लक्ष्यों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो नियमों और लक्ष्यों के संग्रह को कहा जाता है मेरे दोस्त, क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। किसी भी देश के, जिस देश में संविधान लागू है यानी बराबर का विधान लागू है, वहाँ के नियम और लक्ष्य, किसको? नियम और लक्ष्यों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त, नियम जो हैं बनाए जाते हैं किसके प्राप्ति के लिए? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। तो किसी भी देश में शासन अगर संचालित करना है तो वहाँ पर नियमों और लक्ष्यों को संग्रहित कर दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। और इस संविधान की कॉन्सेप्ट की बात करें मेरे दोस्त, तो संविधान की जो अवधारणा आ रही है, संविधान की कॉन्सेप्ट जो पहली बार आया, वो कहाँ से माना जा रहा है? फ्रांस से। कहाँ से? संविधान की अवधारणा का विकास सबसे पहले किस देश से माना जा रहा है? फ्रांस से माना जा रहा है। और संविधान के कितने प्रकारों का जिक्र है मेरे दोस्त? 2 प्रकार के। संविधान के कितने प्रकार के? 2 प्रकार का उल्लेख है। एक तो है आपका लिखित संविधान, जिसे हम लोग कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा क्या है? अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान और दूसरा क्या है मेरे दोस्त? अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान का तात्पर्य यही है कि जिस देश में नियम और कानून को संचालित करने के लिए, नियमों और यानी किसी देश में शासन को संचालित करने के लिए नियमों और कानूनों की एक पुस्तक हो, उसे हम लोग उस देश के संविधान को क्या कहते हैं? लिखित संविधान। ताकि जब आप कोई रूल तोड़ोगे, जैसे आपने क्या किया कि बाइक चलाते समय आप रेड लाइट क्रॉस कर गए, तो पुलिस ने कहा फाइन लाओ या आपकी चालान कट गई, कैसे? तो आपको बताया जाएगा कि आपने इस किताब में बताया जाएगा कि आपने मोटर अधिनियम फला की धारा इसका उल्लंघन किया है और इस उल्लंघन के तहत आप पर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो लिखित संविधान जहाँ पर शासन संचालन करने के लिए नियमों और लक्ष्यों को एक पुस्तक में संग्रहित कर दिया गया हो, उसे लिखित, और जहां ना किया जाए उसे अलिखित। इसके और भी एक्सप्लेनेशन है, पर आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण। जैसे लिखित में हम लोग पूछते हैं किस देश का संविधान लिखित का है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात कर लेते हैं किसका? भारत का। बात कर लेते हैं किसका? फ्रांस का। बात कर लेते हैं किसका? इटली का। मेरे दोस्त, इस तरह से बहुत सारे देश का जहां लिखित संविधान है। अलिखित संविधान का यह मतलब नहीं है मेरे दोस्त कि कुछ लिखा नहीं गया है, वहां भी चीजें लिखी गई हैं, पर जैसे हमारे पास पुस्तक है इस तरह वहाँ पुस्तक नहीं है कि निश्चित पुस्तक हो। निश्चित पुस्तक नहीं है, फिर भी वहाँ भी चीज़ें लिखी गई हैं और उसी के अनुसार वहाँ भी शासन संचालित किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक निश्चित समय में संविधान लिख दिया गया, यहाँ अलिखित में अभी एक निश्चित समय में संविधान लिखा नहीं गया। जैसे हम लोगों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना संविधान पूरा कर लिया था, अधिकतम 3 वर्ष कह सकते हैं मेरे दोस्त। उस तरह से अलिखित संविधान जहाँ पर कोई विधिक पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है, जैसे बात करें तो किसे कह सकते हैं? ब्रिटेन, या आप जिसे क्या कहते हैं? इंग्लैंड कहते हैं। या इसके अलावा और बात करें किसका? सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब में भी कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। जैसे बात करें किसका मेरे दोस्त? कतर का। और बात करें किसका? न्यूजीलैंड का। ये सभी कैसे एग्जाम्पल हैं? अलिखित संविधान के उदाहरण हैं। और हम लोगों को क्या पढ़ना है? लिखित संविधान, इसलिए क्योंकि हमारा भारत कैसा संविधान है? लिखित संविधान का उदाहरण है। उम्मीद है मेरे दोस्त यहाँ तक आप पूरी बातें बहुत सहजता से समझ पा रहे होंगे, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ
कि आप हर एक बात का बिल्कुल मतलब समझ जाइए। नोट्स बनाने से ज़्यादा आप समझने पे प्रभावित कीजिए, क्योंकि अगर एक बार समझ गए और ध्यान से सुन लिया तो बिल्कुल आपके गोला भी भरा जाएगा और नौकरी भी आपको मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसका मेरे दोस्त, तो लिखित संविधान के बारे में बात करेंगे। पर लिखित संविधान से पहले मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा अगर तथ्य बताऊं तो ध्यान ये रखना, दुनिया में सबसे पहले जो संविधान की शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी मेरे दोस्त, तो वो शुरुआत मानी जाती है कहाँ से, इंग्लैंड से। कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड से मानी जाती है दुनिया में संविधान की शुरुआत। इसलिए एक सवाल भी पूछा जाता है मेरे मित्रों कि संविधान की जननी किसे कहा जाता है। संविधान की जननी किसे कहते हैं, तो संविधान की जननी किसको कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, क्योंकि दुनिया पर राज करने वाला इकलौता देश कौन है, इंग्लैंड है। पूरे दुनिया में इसने अपनी औपनिवेशिक बस्ती स्थापित किया था, किसने, इंग्लैंड ने। और कहते हैं एशिया में सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, एशिया में सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो एशिया में सबसे पुराना संविधान कहाँ का माना जाता है, तो सबसे पुराना संविधान माना जाता है कहाँ का, जापान का। कहाँ पर मेरे दोस्त, जापान का। ये दोनों जगह पे अगर शासन की बात करोगे तो कैसा शासन है दोनों पे, राजतंत्र है। कैसा है, राजतंत्र है, जिसका प्रमुख कौन होता है मेरे दोस्त, तो राजतंत्र का प्रमुख होता है राजा या रानी, जो भी उस वंश या परिवार में हो वही इस शासन के प्रमुख होते हैं। हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, तो हम लोग किस आधार पे पढ़ेंगे, लिखित संविधान के आधार पे पढ़ेंगे। तो लिखित संविधान के आधार पे हम लोग अपने भारतीय संविधान को देखेंगे, और इस भारतीय संविधान को मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं कि हमारे यहाँ जो लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट आया है वो कहाँ से आया है, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से। तो लिखित संविधान का हम लोग थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ेंगे, लिखित संविधान का थोड़ा सा तुलनात्मक भी अध्ययन पढ़ेंगे। कहाँ के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में। तो सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ अपनाया गया, अमेरिका में, और अमेरिका से ही कहाँ के संविधान में, भारत के संविधान में भी अपनाया गया। तो भारत का भी संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, और अमेरिका का भी संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान के बारे में बात करूं अगर मेरे दोस्त, तो अमेरिका के संविधान को अपनाया गया 1787 में। कब अपनाया गया, 1787 में। और अमेरिका के संविधान लागू कब हुआ, तो अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1789 में। कब लागू हो रहा है, 1789 में। और अमेरिका के संविधान को जिसने लिखा था उसे हम लोग अमेरिका के संविधान का जनक कहते हैं, जिनका नाम था थॉमस। इन्होंने अमेरिका के संविधान को लिखा था। और कहते हैं अमेरिका के संविधान के बारे में मैंने बताया कि अपनाया कब गया, 1787 में, लागू कब हुआ, 1789 में। मेरे मित्र ध्यान में ये रखना है कि अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कुल कह सकते हैं या वर्तमान कह सकते हैं तो कुल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 7 ही अनुच्छेद हैं। कहाँ पर, अमेरिका के संविधान में। और वहीं अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को मेरे मित्र अपनाया कब गया, या अपनाया जगह की हम लोग एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अंगीकृत, जो पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान अपनाया गया था, या अंगीकृत किया गया था, या अधिनियमित किया, आदमार्पित किया गया था, या अधिनियमित किया गया था। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब हुआ, तो वह था मेरे दोस्त 26 जनवरी 1950। इतिहास में ये जिक्र मैं आपको बताता हूँ कि 26 जनवरी की तिथि को क्यों लिया गया, क्योंकि इसी तिथि को रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और डिमांड किया था कि अब स्वराज्य के नीचे कुछ भी नहीं। और कैसा स्वराज्य होना चाहिए, पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए। हम लोग पूर्ण स्वराज्य लेके रहेंगे। इसीलिए जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू किया गया तो किस तिथि को रखा गया, 26 जनवरी को। इसलिए इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन
कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और हमारे संविधान को जो लिखा, हमारे संविधान का उसे जनक कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून की पुस्तक लिखने वाले दूसरे भारतीय माने जाते हैं। और पहला व्यक्ति कौन था? तो राजा मनु थे, जिन्होंने भारत के लिए कानून, पहला कानून लिखा था, जिनकी रचना थी। राजा मनु की रचना क्या थी? तो राजा मनु की रचना थी जिसे हिंदुओं का क्या कहते हैं? कानूनी ग्रंथ कहते हैं, मनुस्मृति। क्या नाम था? मनुस्मृति। तो आधुनिक मनु किसे कहते हैं? आधुनिक मनु भी कहा जा सकता है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। और हमारे संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो मूल अनुच्छेदों की संख्या है 395। आखिरी बात करते हैं लिखित संविधान का मेरे मित्र। समझना आपको यह है कि अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका के संविधान का स्वरूप भी कैसा है? संघीय। अमेरिका का भी संविधान कैसा है? संघीय। और भारतीय संविधान का भी स्वरूप कैसा है? संघ का। पर भारतीय संविधान में संघ के लिए कौन सा शब्द लिया गया? इंग्लिश का यूनियन। और अमेरिका के संविधान में संघीय शब्द के लिए कौन सा शब्द लिया गया? फेडरल। अब ये फेडरल और यूनियन में आप थोड़ा सा अंतर भी समझना मेरे दोस्त। वो पहला यह है कि फेडरल शब्द का प्रयोग करते हैं अमेरिका के संविधान और भारतीय के संघ के लिए यूनियन शब्द। यानी अमेरिका के संविधान में सभी राज्यों के पास भी अधिकार है, और सभी राज्यों के पास इतना ज़्यादा अधिकार है कि सभी मिल करके एक केंद्र का निर्माण कराए हैं। इसलिए अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि ना तो अमेरिका के राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, ना अमेरिका का संघ राज्य से अलग हो सकता है। यानी फेडरल का मतलब है दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक संघ बनाए, उसे फेडरल कहते हैं। मिल करके, तो मिलकर जब बनाओगे तो उसमें समझौता होगा, उसमें लेन देन होगा। इसलिए ना तो राज्य अमेरिका के अलग हो सकते हैं, ना तो संघ। वहीं भारत में कहा जाए तो भारतीय जो राज्य हैं, भारतीय राज्यों से मिलकर एक संघ बना है। समझौते के तहत नहीं, राज्य मिलकर एक संघ बनाए हैं। इसलिए यहाँ क्या शब्द किया गया है? यूनियन। और ये लास्ट लाइन आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान क्या है? अविनाशी संघ का, यानी संघ को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अविनाशी संघ का विनाशी राज्य कहा जाता है। किसके संविधान को? भारतीय संविधान को। यही खेला है। वहीं जहां पर कहें अमेरिका के संविधान में कितने राज्य हैं? 50 राज्य। और वहीं हमारे भारतीय संविधान में कितने राज्य हैं? 28। तो कहते हैं संविधान के लिए राज्य मायने नहीं रखते हैं। 50 राज्य होते हुए भी यहाँ पर कितने अनुच्छेद हैं? महज 7 अनुच्छेदों से ये शासन संचालित कर रहा है। और कम राज्य होते हुए भी ये कितने अनुच्छेदों से? 395 अनुच्छेदों से। और इसीलिए कहते हैं दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? सबसे छोटा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। और यहाँ से मेरे दोस्त शुरू होता है भारतीय संविधान। ये परिचय मैंने आपको बताया। और अगले क्लास में हम लोग भारतीय संविधान की पहल को शुरू करेंगे। और बिल्कुल भारतीय संविधान की हर एक बारीकियाँ, संविधान सभा में हुई रक्त रंजित क्रांति, संविधान सभा में हुई बहसें, जिस पर एक तरफ नेहरू का पक्ष, दूसरी तरफ सैयद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का पक्ष, उधर नेहरू के संवाद, राजेंद्र प्रसाद के संवाद, सारे संवादों के पुंज को लेकर के आपके बीच एक नए क्लास में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब के लिए धन्यवाद।